दो एग्जाम हो गया। एक हो गया संघ लोक सेवा आयोग जिसको यूपीएससी या आईएएस बोलते हैं। दूसरा परीक्षा हो गया बिहार लोक सेवा आयोग। दुनिया का सबसे जटिलतम परीक्षा में से एक है संघ लोक सेवा आयोग। तो उसके लिए पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी प्लानिंग अनिवार्य है। परिवार का पूरा सपोर्ट चाहिए और लेकिन सही समय पर अगर आरंभ किया जाए और परिवार का अच्छा सपोर्ट हो तो औसत स्टूडेंट आसानी से निकालते हैं। इसमें बहुत टैलेंट का जरूरत नहीं है। जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है तो उसमें बहुत टैलेंट का जरूरत होता है, इसमें बहुत उस तरह का टैलेंट का जरूरत नहीं रहता है। देखिए, बहुत लोगों का भ्रम है ना कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हिंदी वाला के साथ लोग माने एक अन्याय होता है, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। जैसे हमारे यहाँ और एक और भ्रम है कि बिहार कई स्टूडेंट को तो हम लोग देखें ना कि यूपीएससी का मेन देना है तो बोला कि हम जा रहे हैं सर दिल्ली या कोलकाता से मेन देंगे। क्यों भाई? तो सर यहाँ से नंबर नहीं, बिहार के लड़का को नंबर नहीं उठता। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के खास कार्यक्रम रूबरू को। हमारे साथ हैं बिहार के चर्चित शिक्षक रमेश कुमार सिंह, जो यूपीएससी और बीपीएससी के परीक्षाओं में अब तक हजारों छात्र छात्राओं को सफलता दिला चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं बिहार के छात्रों की कर्मठता के बारे में और उस पूरी पढ़ाई के विषय वस्तु के बारे में जिसे पढ़कर बिहार के और अन्य प्रदेशों के छात्र इनसे यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। थैंक यू, आपका भी स्वागत है। पहला सवाल कि काफी लंबे अरसे से 2-2.5 दशकों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सफलता भी बहुत ज्यादा आपके बच्चों को मिलती है यूपीएससी और बीपीएससी में। पूरा जो संदर्भ है उसके बारे में विस्तार से बताएं। दो एग्जाम हो गया। एक हो गया संघ लोक सेवा आयोग जिसको यूपीएससी या आईएएस बोलते हैं। दूसरा परीक्षा हो गया बिहार लोक सेवा आयोग। तो बिहार के छात्रों में ये समस्या होता है कि कैसे शुरू करें, पहले संघ लोक सेवा आयोग शुरू करें कि बिहार लोक सेवा आयोग करें। तो ये बहुत बड़ा भ्रम रहता है। तो मेरा जो अपना मानना है कि सबसे पहले आप बीपीएससी का एक मेन दे दीजिए। अगर संघ लोक सेवा आयोग का उचित तैयारी करना है तो बिहार लोक सेवा आयोग का मेन दे देंगे। तो इसमें क्या होता है, अरेंज हो जाता है। और सेकेंड स्टेज में यूपीपीसीएस, तो यूपीपीसीएस का जो पीटी और मेन का सिलेबस वो प्योर यूपीएससी का है, तो वो आपका यूपीएससी का चांस भी नहीं जाएगा और ट्रायल भी हो जाएगा। और इसमें विषय का चुनाव और कब शुरू करें, ये सब बहुत विशाल, दुनिया का सबसे जटिलतम परीक्षा में से एक है संघ लोक सेवा आयोग। तो उसके लिए पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी प्लानिंग अनिवार्य है। तो इसके लिए कब शुरू किए ये मायने रखता है। तो बिहार में जैसे हम लोग यहाँ क्या है कि बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं। बहुत सारे हम लोग यहाँ स्टूडेंट हुए हैं जो संघ लोक सेवा या बिहार में क्वालिफाई किए हैं, लेकिन उनमें डिमेरिट क्या था कि ग्रेजुएशन किए, फिर पीजी किए और फिर वो सब्जेक्ट छोड़ दिए, फिर नया सब्जेक्ट से शुरू किए। तो उसमें क्या, फिर आपको ABCD से शुरू करना तो काफ़ी समय लगता है। तो कई बार तो हम लोग देखें जो यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता था लोग, वो यूपीएससी नहीं कर पाया, बीपीएससी में तो निकल गया। तो ये जरूरी है कब शुरू किए हैं। तो इसके लिए आदर्श दशा क्या है कि इंटर साइंस से कर ले, चाहे मैथ हो या बायोलॉजी हो, और उसके बाद वो सब्जेक्ट जिसके लिए कोई मार्गदर्शन कर दे तो और भी अच्छा हो, जो ग्रेजुएशन में आपको लेना है। और उसी समय से कोई इंस्टीट्यूट में, अच्छे से इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन कोर्स कर ले। तो सिलेबस का विशालता है, जटिलता उतना नहीं है। सिलेबस का विशालता और किस टॉपिक को कितना एम्फेसिस करना है। तो उसमें भी दो तरह का सब्जेक्ट हो गया। एक हो गया स्टैटिक, जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वो सब स्टैटिक है। और एक हो गया करंट अफेयर, जैसे अभी रूस और यूक्रेन का समस्या है, अजरबैजान और आर्मेनिया का समस्या है। तो ये सब क्या है, ये डायनेमिक है। और ये हो सकता है कि जब ग्रेजुएशन करके निकले तब तक से वो उसका वैल्यू 0 हो जाए। जैसे आज का समाचार है कि तुर्की का कहना है कि 1 सप्ताह में युद्ध समाप्त हो सकता है, तो 2 साल 3 साल के बाद उसका 0 हो जाएगा। तो पहला तो आपको ध्यान देना है कि जो स्टैटिक एरिया है, जो स्थिर है, उसको पहले नियंत्रित करें। जैसे अगर फिजिक्स हम बढ़िया से, इंटर में फिजिक्स है और बढ़िया से फिजिक्स को हम कमांड कर लिए, तो पीटी में 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें से 8-9 आप बना लेंगे, तो आपका पीटी उस तरह से सुरक्षित होगा। दूसरा बात ध्यान देना जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पीटी का सिलेबस क्या है, पीटी का मेन सिलेबस क्या है, ये ध्यान देना है। या आपका ऑप्शनल जो है वो जीएस में कितना सपोर्ट कर रहा है। तो बहुत बार क्या है, जैसे बिहार में हम लोग यहाँ तैयारी करता है लोग, तो मार्गदर्शन का बहुत ज़्यादा कमी रहता है। तो हम लोग यहाँ जो तैयारी करता है तो पहला उद्देश्य रहता है केवल पीटी कम से कम निकल जाए।
तो गांव देहात में बोलने के लिए होगा कि मेरा बेटा या हम जो है आईएएस का पीटी निकाले हैं, और 1 2 3 चांस तो पीजी करते हुए या ग्रेजुएशन करते हुए ऐसे लोग दे देता है। और जब पूरा सिलेबस समझ में आता है तो लगता है कहीं कोई ऐसा जटिलता नहीं है कि हम नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। तब तक से 2 3 चांस बर्बाद हो चुका रहता है, तब सीरियस होता है लेकिन लेट हो चुका रहता है। तो मेरा कहना है कि पहले आप पीटी का मेन सिलेबस जो सालों भर आप पढ़ सकते हैं, और जब पीटी का समय आया तो पीटी का आप पढ़ें। तीसरा बात हो गया उसमें कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 50% एकदम सरल खंड है और 25% जटिल है और 25% जटिलतम है। तो पहले आप सरल खंड को करें। जैसे अगर भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है जितना शुरू का है प्रस्तावना, उसमें कई खंड है। जैसे शुरू का खंड है उसमें तो उसमें संविधान कैसे निर्माण किया, तो वो सब जो है इतिहास नहीं पढ़े तो संविधान में समझ में नहीं आएगा। तो उसको अगर केवल आप भारत का संविधान पढ़ रहे हैं तो उसको एस्केप कर सकते हैं, उस सीधे प्रस्तावना से शुरू करेंगे। और वो हिस्ट्री जब ऑप्शनल हिस्ट्री जीएस में पढ़ेंगे तब हमको रेगुलेटिंग एक्ट से 1935 अधिनियम तक पढ़ पाएंगे, तभी हमको समझ में आएगा। तो वो सीधे प्रस्तावना से शुरू करेंगे, मौलिक अधिकार नीति तत्व से होते हुए मौलिक कर्तव्य, ये पहला सेट मान लेंगे। उसके पहले वाला आप पीटी मान लेंगे। फिर जितना आयोग है, संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, उसमें 2 या 3 डायमेंशन है। आने का बारंबारता उतना ही रहता है लेकिन वो 2 या 3 डायमेंशन है, तो वो सरल खंड हो गया। प्रस्तावना से लेके जितना आयोग है मेरे अनुसार वो सरल खंड हो गया। तो पहले उसको चुनाव आयोग है, तो चुनाव क्या चुनाव करवाता है, सीधा सीधी बात संक्षेप में हम जानेंगे। वो किसका करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा, फिर विधानमंडल का दोनों हो गया, विधानसभा, विधान परिषद। इतना तो हम कभी भी याद रख सकते हैं। तो ये सब थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सरलता से हो जाएगा। उसके बाद जटिल खंड आएगा, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पर एक ही क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सब ऐसे पावर कम है उन लोग का, जो व्यवहारिक रूप से जो है पावर कम है, संवैधानिक हेड है होते हुए भी है, लेकिन बीपीएससी यूपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण हो गया। अब तब आ गया जटिलतम खंड, जिसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र राज्य का संबंध। तो ऐसा नहीं कि इसके चक्कर में हम सरल खंड पर भी कमांड नहीं कर पाए, तो ये सब ध्यान देना है। फिर वेटेज, सबसे बड़ा बात है वेटेज देना। जैसे हम लोग के यहाँ घर में शादी विवाह फंक्शन होता है तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए किस गेस्ट को कितना वेटेज देना है। ठीक है, जैसे एक दामाद होता है जो नया नया आता है वो हो गया, एक पुराना दामाद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फूफा। तो उन लोग का, हम लोग जब जवान हो जाते हैं तो देखते हैं कि उन लोग का तो जमाना लदा हुआ है, लेकिन उसी तरह का कोई नया दामाद आया है तो पूरा वेटेज रहता है, नया भाभी है तो उसी तरह से जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है, तो अभी का कम से कम 20-22 देश के साथ भारत का इंटरनेशनल रिलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी या बीपीएससी में। तो ऐसा स्थिति में क्या है, जैसे अभी तुरंत जो है भारत और अमीरात का जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से हुआ है इसी साल 2022 में, इंग्लैंड से होने वाला है, इजराइल से 30 साल आपका संबंध हो गया। तो ये क्या हुआ, इसको हमको रैंकिंग करना पड़ेगा। और किसी इंडिया, अमेरिका, इंडिया, रसिया, इंडिया, चीन, इंडिया, पाकिस्तान तो सब लोग पढ़ता ही है, लेकिन ये करेंगे तो मेरा जैसे 2 साल पहले जो है भारत ईरान संबंध पूछ दिया, तो अधिकांश लोग उसको पढ़े ही नहीं थे। तो नोट आपको सब तैयार करना पड़ेगा और वेटेज देना पड़ेगा। और उसमें जो यूपीएससी बीपीएससी में जो सिलेबस है उसको हम लोग प्रश्न जो परीक्षा में आता है उसके बारंबारता यानी आने का संख्या के आधार पर 3-4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक हो गया जो बोलते हैं हिट क्वेश्चन, आम भाषा में बिहार में बोलते हैं हिट क्वेश्चन, उसको बोलेंगे हम लोग सुपर ए ग्रेड। तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि 2 साल 3 साल पर वो क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है। तो उसको क्या फुल लेंथ में रखेंगे, उसमें कोई कटौती छटौती नहीं रहेगा, उसमें पूरा ये रहेगा। फिर बी ग्रेड का हो गया, ए ग्रेड का हो गया, तो उसमें लेंथ थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। और यूपीएससी बीपीएससी आपको बी ग्रेड और सी ग्रेड का ही क्वेश्चन करता है। तो बहुत सारा नोट जो आप पीटी में आप पढ़े थे लेकिन अरेंज नहीं किए थे, मेन के सिलेबस में है लेकिन आप उसको अरेंज नहीं किए। तो आपको क्या करना है कि जो इसका परीक्षा में आने का संभावना कम है, या बहुत सारा सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, एलएसडब्ल्यू हो गया, बहुत छोटा सिलेबस है तो उसमें रिपीट करेगा ही। इतना छोटा सिलेबस है कि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का सेट है तो रिपीट करेगा। तो वैसा स्थिति में क्या है कि आपको नोट को और छोटा करके परीक्षा के 8 दिन 10 दिन 15 दिन पहले तक पढ़ रहे हैं। और आपातकाल में अगर आपका गैस नहीं लड़ा और आप जब लिख दिए तो वो 50% से ऊपर आ गया। कई लोग, हम लोग स्टूडेंट से बात करते हैं तो बोलते हैं कि सर 4था या 5वां क्वेश्चन
तो 10% भी दे देगा तो बहुत है, वो अपने बोलता है लोग, तो फिर वैसा स्थिति में रिजल्ट पूरा ये हो जाता है। तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जब लिखना रहता है तो चौथा 5वां क्वेश्चन माने रखता है, तो वो बहुत खराब नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए यही है कि परीक्षा शॉर्ट में पहले से नोट रखेंगे, जितना टाइप है परिभाषा है शॉर्ट में रखे, और फिर कभी कभी क्या है उसको लेंथ बढ़ा लिए तो फिर कम से कम 50% नंबर आ गया। तो कुछ क्वेश्चन जो है जो इसमें आप शानदार लिखे हैं उसमें 85% तक नंबर आता है, और मेरे स्टूडेंट लोग को आया हुआ है इसमें। तो ये सब ध्यान देना है। और कुछ हम बात कर रहे हैं रमेश कुमार सिंह जी से, और ये यूपीएससी बीपीएससी के एक्सपर्ट हैं, 2-2.5 दशकों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सफलता भी मिली है। जो आप ये एक्सक्लूसिव साक्षात्कार देख रहे हैं इसमें पूरी विस्तार से बता रहे हैं विषय वस्तु के बारे में कि अगर यूपीएससी और बीपीएससी की पीटी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आपको कब से सोचना शुरू कर देना चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 10th के बाद जब 12th करें तो साइंस से ही करें, इससे आपका एक बेस मजबूत हो जाता है। और उसके बाद जिस सब्जेक्ट को लेकर आपको यूपीएससी और बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, उसकी भी तैयारी करनी है, पीटी की भी तैयारी करनी है, कितना समय तैयारी के लिए बेहतर है और क्या छात्रों का कैसा एक तैयारी का पूरा रूपरेखा होना चाहिए? मेरे अनुसार में औसत स्टूडेंट हो, औसत हैंड राइटिंग हो, लेकिन परिवार समाज से तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परिवार का पूरा सपोर्ट चाहिए। और लेकिन सही समय पर अगर आरंभ किया जाए और परिवार का अच्छा सपोर्ट हो तो औसत स्टूडेंट आसानी से निकालते हैं। इसमें बहुत टैलेंट का जरूरत नहीं है। जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है तो उसमें बहुत टैलेंट का जरूरत होता है, इसमें बहुत उस तरह का टैलेंट का जरूरत नहीं रहता है। और इसमें आपको चरणबद्ध मार्गदर्शन चाहिए। जैसे पहला चरण हो गया पीटी, तो पीटी का जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस ये ज्ञात कोई किताब में नहीं मिलता है कि सिलेबस पीटी का मेन क्या है। तो जो पीटी का मेन सिलेबस है तो वो क्या हुआ, अगर उसको हम साइंस टेक जैसे एक हो गया बायोलॉजी, तो भाई कई छात्रों के लिए बायोलॉजी भी नया सब्जेक्ट हो जाता है और साइंस टेक भी, तो दोनों से पीटी में लगभग बराबर क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आप बायोलॉजी में बहुत मेहनत करके साइटोलॉजी को तैयार कर लिए, कोशिका विज्ञान को, तो बाद में पता चला कि तो मेन में जाएगा नहीं। ठीक है, प्रोफेज एनाफेज वगैरह बहुत सारा चीज़ है कॉम्प्लिकेटेड, वो किसी तरह से कर लिए। लेकिन अगर बायोटेक्नोलॉजी जो मेरे अनुसार जीएस का सबसे जटिल खंड है, तो बायोटेक्नोलॉजी को अगर कमांड कर ले तो मेरा मेन भी हो रहा है। तो इसमें पहले पीटी को ध्यान देना है, लेकिन पीटी के समय पीटी का मेन, उसके बाद ऑप्शनल। पहले 2 ऑप्शनल रहता था, अब 1 ऑप्शनल हो गया। तो जब 2 ऑप्शनल रहता था ना तो उसको नियंत्रित करना अत्यंत कठिन था, अंत में गेस पर जाना पड़ जाता था। लेकिन आज के डेट में बीपीएससी में भी 2 ऑप्शनल के बदले 1 ऑप्शनल हो गया, यूपीएससी में हो गया। और बीपीएससी में जो फुल क्वेश्चन आता था वो उसको तोड़ के 2 भाग में बांट गया, ए और बी कर दिया गया, तो छोटा छोटा हो गया। तो उतना तो बहुत सारा क्वेश्चन जैसे ज्योग्राफी का पढ़िएगा तो जीएस में भी पढ़ना है। तो पहले का ऑप्शनल 1 साल जैसे जीएस पूरा पढ़ लिए पीटी का मेन, उसके बाद आपको ऑप्शनल का डिसाइड करना चाहिए। तो ऑप्शनल जैसे आप रुचि, जैसे बहुत सारा लोग बोलेगा रुचि हमारा है, रुचि पर ध्यान मत दीजिए, उस विषय का जो डिमांड है। जैसे मान लीजिए आप ज्योग्राफी ले रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी ले रहे हैं, तो उसमें एवरेज या अच्छा ड्राइंग आपको जानना जरूरी है। लेकिन अगर इतिहास या लोक प्रशासन ले रहे हैं तो उसमें ड्राइंग का जरूरत नहीं है। तो अगर आपका बहुत ड्राइंग कमजोर है तो फिर इतिहास और ये ले। तो ये नहीं कि जैसे कई स्टूडेंट थे लोग तो शेरो शायरी करते थे और वो हिंदी साहित्य एक जगह शुरू किए, बोले सर हम लोग को तो मज़ा ही नहीं आ रहा, हम लोग सोचे कि हिंदी साहित्य इसी तरह रोचक होगा, तो रोचक तो नहीं रहता। कोई भी विषय में ऑप्शनल में कम से कम 30% जटिलतम खंड रहता है। उस जैसे ज्योग्राफी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, लोक प्रशासन, उसका थॉट होता है, तो वो जटिलतम खंड है। तो उस पर आपको कितना नियंत्रण है। तो जो विषय है उसका डिमांड, विषय के चुनाव में फिर सेमी साइंस है, साइंस है, जैसे कहीं कहीं एनालिसिस बहुत जटिल होता है, कुछ कुछ विषय में इतना जटिल है कि उसका आज तक कंक्लूजन नहीं निकल पाया। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग प्रोसेस है। तो मोटा मोटी कोशिश कीजिए कि फैक्चुअल सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी है तो उसमें 80% सिलेबस में आलोचना या समीक्षा नहीं लिखना है, फैक्ट है, फैक्ट को आपको लिख देना है। और अगर ड्राइंग बनाते चले गए स्टेप बाय स्टेप तो फिर बहुत नंबर उठेगा। और जब ऑप्शनल जीएस का पीटी का मेन तैयार होगा तब आप निबंध का सोचिए। जैसे आरंभिक चरण में अगर निबंध सोचिएगा, निबंध पहला दिन होता है और पहला दिन 250 नंबर का निबंध रहता है। तो अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, मेन दे रहे हैं, अब पहला ही दिन 250 नंबर में आप अपने बोल रहे हैं कि सर 100 नंबर भी नहीं आएगा। 4-4 का 2 सेट रहता है, जिसमें से कम एक तो आपको क्वेश्चन पकड़ाना चाहिए। 4 में से 1 लिखना रहता है, 1 पकड़ा गया, 1 आप बात बनाए, उतना आसान भी नहीं रहता पकड़ना।
तो आपका क्या 50% से ऊपर नंबर आ गया या 120, 25, 100 से ऊपर आया तो आपको आगे मेकअप कर सकते हैं। लेकिन आप अपने बोले कि बहुत बुरा चला गया तो प्रोफेशनली आपको ऐसे का तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो ये सब इंटीग्रेटेड फॉर्म, और हर समय आपको ये सोचना मेरा वीक सेक्शन कौन है और उसको कैसे कमांड करें। और अभी तो बहुत आसान हो गया, 125 वर्ड या 250 वर्ड यूपीएससी में है। बीपीएससी में जीएस के सिलेबस में कोई ये नहीं है, सब सीमा नहीं है। तो आपको लेंथ कंट्रोल करना है। अब जैसे यूक्रेन रसिया है तो रोज अप टू डेट हो रहा है, लेकिन अभी आप नोट तैयार कीजिएगा, जब वहाँ जाएगा तो केवल आपको 250 वर्ड या 20 मिनट में जितना लिख सकते हैं, 20-25 मिनट में, तो वो लेंथ कंट्रोल करना पड़ेगा। तो एक ये रखेंगे और डायमेंशन क्लियर, कौन क्वेश्चन का क्या क्या डायमेंशन है, ये सब ध्यान देना पड़ेगा। सवाल यह है कि जो बिहार के छात्र हैं, उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, हिंदी पट्टी के छात्र हैं, उनकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? देखिए, बहुत लोगों को भ्रम है ना कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हिंदी वाला के साथ लोग माने एक अन्याय होता है, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। जैसे हमारे यहाँ और एक और भ्रम है कि बिहार, कई स्टूडेंट को तो हम लोग देखे ना कि यूपीएससी का मेन देना है तो बोला कि हम जा रहे हैं सर दिल्ली या कोलकाता से मेन देंगे। क्यों भाई? तो सर यहाँ से नंबर नहीं, बिहार के लड़का को नंबर नहीं उठता है, तो वो बिल्कुल गलत बात है। आप जैसा लिखेंगे वैसा नंबर नहीं उठेगा। हम लोग का व्यक्तिगत अपना अनुभव है, अगर हम अपने नहीं लिखे हैं तो हमको तो मालूम है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है जो मेन का तैयारी करवा सके, तो वैसा स्थिति में क्या होता है कि ये नहीं हो रहा है। और आपको एक स्टेप आपको हर समय आगे समझ रहना है। जैसे आपको लगा कि मेरा पीटी हो सकता है, अगर 40% भी संभावना है आपका कि पीटी हो रहा है, तो आप सीरियसली मेन की तैयारी में लग जाइए। वो 1.25 महीना जो है, 1.5 महीना जो है, वो इंतजार में नहीं ये करना है, तब जाके अगला मेन हो सकता है। और जैसे आपको लगा कि मेरा मेन हो सकता है तो इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू में बोलेगा लोग कि सर बिहार के लड़का लोग को इंटरव्यू में नंबर नहीं देता है। तो इंटरव्यू का आपको जब जहाँ लगा कि हमारा मेन हो सकता है, या हम लोग तो क्या करते हैं कि जैसे आपका पर्याप्त तैयारी हो गया पीटी का मेन, तो बताने लगते हैं कि इंटरव्यू में आपको कैसे, हर एक चीज़ का परिभाषा चाहिए आपको, सरल सटीक। जैसे ज्योग्राफी अगर आपको रख रहे हैं ऑप्शनल, तो उसमें पूछेगा नदी क्या है। एक जैसे स्टूडेंट थे, उनको इंटरव्यू देना था, तो उनसे पूछे कि प्रदूषण क्या है, तो वही सर गाड़ी से, घर से कूड़ा करकट धुआं ये सब निकलता है, तो वही तो प्रदूषण हुआ। तो ऐसे नहीं चलेगा ना, आपको एक सरल सटीक संक्षिप्त परिभाषा रखिए, बहुत लंबा लंबा करने का जरूरत नहीं है। उसी तरह से एक स्टूडेंट थे, तो यूपीएससी का इंटरव्यू देना था उनको, तो उनसे हम पूछे कि वो हॉबी लिखे हुए थे कि फिल्म देखना, तो हम पूछे कि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अच्छा फिल्म कौन लगा, तो बोले सर नसीब, अमिताभ बच्चन का जो सिनेमा है नसीब। तो बोले नहीं नसीब मत बोलिएगा, शोले बोलिएगा। तो चखा गया कि शोले तो कमर्शियल फिल्म है। तो हम बताए कि देखिए कुछ उसमें डायमेंशन जो है जिस पर आज तक चर्चा नहीं हुआ, जैसे हिंदू मुस्लिम एकता, तो जिस वहाँ पर पारिवारिक स्तर पर इंटरेक्शन दिखाता है, वो आज तक किसी सिनेमा में हम तो नहीं देखे हैं। फिर दूसरा है विडोरी मैरिज, विधवा विवाह का जितना स्ट्रांगली जो जया भादड़ी है उसके ससुर, पिता नहीं ससुर चाहते हैं कि अब तो मर जाएंगे हम, तो मेरे पुत्र वधू है या पुत्री के समान जो है उसका विवाह करवाने को, जबकि उसका फादर जो है इफ्तिखार है, वो बोलते हैं कि समाज क्या कहेगा, लेकिन ये ससुर जो है वो अड़ जाते हैं। उसी तरह से जय वीरू जो है वो क्या हुआ, वहाँ पर अपराधी है बचपन से, लेकिन सही माहौल मिलता है तो वो लोग इच्छा होता है कि हम लोग भी चोरी चकारी में कोई दम नहीं है तो हम लोग खेती बाड़ी करें, और कानून से बढ़ के कुछ नहीं है। ये भी है जैसे संजीव कुमार का है जो कि बदला ले, लेकिन अंत में कानून का समर्पण करना पड़ता है। तो ये सब आपको डायमेंशन ट्रेस करना पड़ेगा, कोई चीज़ को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या डायमेंशन उससे निकाल सकते हैं, तो ये सब ध्यान देना है। अगर आप करना चाहते हैं यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में रमेश कुमार सिंह ने बताया है कि किस तरह से आपको पीटी की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है और इंटरव्यू की तैयारी करनी है। किसी भी यूट्यूब फेसबुक चैनल पर जाकर ज्ञानवर्धन नहीं करना है, आपको खुद से मेहनत करनी है और उसके लिए खुद को परिपक्व करना है, विषय विशेषज्ञ के पास जाना है, सटीक सरल शब्दों में हर सवाल का जवाब देना है। और अगर आपने मन बना लिया है कि आप भी यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इन बातों का पूरी गूढ़ता के साथ, पूरे मनयोग के साथ आप इन चीजों पर ध्यान दें। मिलेंगे इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से इसी तरह के महत्वपूर्ण विषय पर, करेंगे साक्षात्कार। दीजिए हमको विदा, नमस्कार।
है।